बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस लिहाज से कि पंजाब बार के इलेक्शंस हैं। मुकाबला एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के हमायतियों में और मुखालिफों में। पाकिस्तान में कहीं भी सियासत होना, अब यही दो चीज़ें बची हैं, या तो इमरान खान के हमायती बचें या उनके मुखालिफ बचें। और ये इलेक्शन हो रहा है जनाब पंजाब बार काउंसिल का, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मामला जो है सियासत के आजकल अदालतों में चले जाते हैं। और अदालतों में जहां पे वकला तंजीमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तगड़ी होती है, वहां उन्हें कुछ फायदा भी होता है इस बात का, नाइंसाफियों से बचने में उनको मदद भी मिलती है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया है कि तमाम जो अरकान हैं, चाहे वो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान हैं, वो सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो दो तरह के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब के हमायती और इमरान खान साहब के मुखालिफ। तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा रात को, आपके साथ मामला शेयर करेंगे। अगले एक दो वीलॉग्स में आपको इसकी तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मामला कहां पहुंच रहा है। एक और इंपॉर्टेंट खबर है, सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना अफरीदी लॉन्च किया, उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अफरीदी लॉन्च किया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अफरीदी है वो शाहिद अफरीदी है, और वो सिर्फ आप जानते हैं वो किस काम के लिए आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जो करता है फौज करती है, और जो भी होगा वो फौज ही करके उनको देगी। हम फौज की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का भी जो है वो अगर आप जायजा लें तो फौज ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं बाद औक़ात, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की सरहद की वो हिफाजत करते हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग हैं वो ये जानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अपनी जिंदगी को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो उन्हें कहा जाता है वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का अफरीदी जो है वो अब इन एक्शन, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उससे सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई। जो सुहेल अफरीदी ने ये काम किया ना, ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के देखें दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है। खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को मसला क्या है? तीन चीजों का मसला है ना। नंबर एक, उन्हें मसला यह कि यहां से कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए इमरान खान साहब की। अब जब गंडापुर साहब थे तब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा भी किया कि गंडापुर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बड़े खुश थे। तो इमरान खान साहब से, या तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का फैसला यह भी ठीक निकला कि गंडापुर को हटा दिया जाए, क्योंकि देखें ना, एक आदमी से अगर इमरान खान भी खुश है और आसिम मुनीर भी खुश है, ये तो मुमकिन नहीं है। या तो एक आदमी इस वक्त, क्योंकि इमरान खान में और आसिम मुनीर में इस वक्त जो मामला पैदा हो चुका है ना, उस मामले के बाद या तो कोई शख्स आसिम मुनीर को खुश रख सकता है या इमरान खान को खुश रख सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को ठंडी हवा आती थी, इतना भी प्रॉब्लम होता नहीं था। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि वहां के जो वसाइल हैं, मादनियात हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया की नजर होती है, आपको पता है मादनियात पे। मगरबी ममालिक के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, चाइना की भी नजर इन्हीं मादनियात पे है। तो उन मादनियात का एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है, और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। देखें, जितना ऑपरेशन चलता है ना किसी एरिया में, जब ऑपरेशन होता है तो फोर्सेस की उतनी ज्यादा रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जो ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं ना, वहां सियासतदानों की रेलिवेंसी बढ़ती है। जिन ममालिक में तालीम और साइंस आगे जा रही होती है, वहां पे वजारत साइंस और वजारत तालीम की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जिन ममालिक में सियाहत बहुत ज्यादा होती है, वहां वजीर आजम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वजीर सियाहत होता है। नाज़रीन, आज पंजाब बार के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हतमी मराइल जारी है, कुछ देर में गिनती शुरू हो जाएगी, और जब यह गिनती मुकम्मल होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि पंजाब बार के इलेक्शन में इमरान खान जीता या इमरान खान के मुखालिफिन जीते, क्योंकि दो ही फोर्सेस रह गई हैं पाकिस्तान में, या इमरान खान है या इमरान खान के मुखालिफिन है। अब ये जो इलेक्शन है ना पंजाब बार का, इसमें कुछ जगह से कुछ इतलात आई हैं कि 2 नंबरी की गई, लेकिन हतमी चीजें हमें पता चलेंगी जब गिनती होगी और मुकम्मल रिपोर्टें आएंगी और तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर होंगी, तो हमें पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब की, फवाद चौधरी साहब की, ये जो इन्होंने जोर दिया, इनकी मुलाकात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल साहब ने दावा किया कि उन्होंने जाकर अडियाला में भी मुलाकातें की कुछ लोगों से।
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹمپریچر کو نیچے لانا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے. فواد چودھری کہتے ہیں ان کی وفاقی وزراء سے بھی بات چیت ہوئی ہے, پولیٹیکل پارٹیوں سے بات چیت کرنی چاہیے, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. تو دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ ان کے پاس اختیار کتنا ہے. عمران خان صاحب نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے. جب فواد چودھری صاحب یہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے 2022 میں, تو میری فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی. تو تب فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ یہ بدنیت ہے اور ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. ناظرین, خیبر پختونخوا کے اندر ایکٹیویٹیز بہت تیزی سے جاری. سہیل آفریدی نے ایک تو باندھ لیا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آؤ بیٹھو بات کریں, دہشت گردی کے اوپر, آپریشنز کے اوپر, معدنیات کے اوپر, خیبر پختونخوا کے پیسے کے اوپر, اور جو اس کا حق مارا جا رہا ہے اس کے اوپر. اب جب خیبر پختونخوا کی جماعتیں بیٹھیں گی تو ایک مشترکہ لایا عمل آئے گا. اسٹیبلشمنٹ اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن اس بیچ میں یہ کچھ تصاویر میرے پاس آئیں. میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر کی ملاقات ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے. دیکھیں, جب میجر طاہر صادق کہتے ہیں نا, تو آپ ان کے حمایتی ہیں یا آپ ان کے مخالف ہیں, آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ یہ اٹک کی ایک بہت مضبوط سیاسی شخصیت ہے, اور اسلام آباد جب بھی احتجاج کے لیے آئے گا خیبر پختونخوا, تو یہ اٹک بہت امپورٹنس اختیار کر جاتا ہے. گنڈا پور کے بھائی نے مجھے ایک دن یہ کہا تھا, فیصل گنڈا پور نے غالباً, کہ میجر جو ہے وہ ایک شخص نہیں ہے, وہ ایک ضلع ہے, کہ یہ پورا ایک ضلع ہے میجر طاہر صادق, یہ اتنا مضبوط آدمی ہے. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور اب یہ جب میجر صاحب گئے ملنے کے لیے, کو 500 کے قریب ان کے ساتھ کارکن موجود تھے عمران خان صاحب کے, اور 60 کے قریب چیئرمین بھی موجود تھے. اٹک جو ہے, جو ہمیشہ سے بہت اہم رہا, جب بھی کبھی اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہوا خیبر پختونخوا سے, اب میجر طاہر صادق بالآخر پاکستان میں موجود ہیں. یہ بہت عرصہ پاکستان سے باہر رہے, انہوں نے بڑی تکالیف دیکھی, یہ خود زخمی بھی ہو گئے, لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے. انہوں نے, ان کی فیملی نے بہت نقصان کروایا. اٹک سے بہت اور فیملیز بھی ہیں, جن میں ایک زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کی جائیدادیں چھین لیں, ان کی پوری فیملی کو دربدر کر دیا, ان کی نیلامیاں کر دی, ان کے اوپر مقدمات بنا دے. وہ ایگزائل میں ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں, عمران خان کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, کبھی اس فورم پہ, کبھی اس فورم پہ, کبھی اس فورم پہ. تو اٹک کے لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے, یہ بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب میجر طاہر صادق صاحب جو ہے وہ یہ اس احتجاج میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو آنے والا ہے, اس کا تعین ہو جائے گا آنے والے دنوں میں, اور چیزیں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ایک ناظرین ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, اور یہ جو ویڈیو وائرل ہو گئی ہے یہ اسرائیل کا ایک وزیر ہے, یہ اس کی ویڈیو ہے. یہ اس نے خود اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی ویڈیو, اور یہ جو وزیر ہے اس کا نام ہے بن گویر. یہ بڑا سخت گیر قسم کا آدمی ہے, دائیں بازو کا اسرائیل کا بندہ ہے, اور اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انسانی حقوق کی دھجیاں اس نے اڑائی ہیں.